स्वाभाविक रूप से मोदी जी हमारे आदर्श हैं। पीएम मोदी के रास्ते पर चलते चलते योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सुधार क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। आधी रात को भी अधिकारियों और मंत्रियों के साथ सीएम आदित्यनाथ की बैठकें हो रही हैं। गुरुवार की रात को भी मंत्रियों और अफसरों के साथ रात 1 बजे तक बैठक चली कि 14 अप्रैल से सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तहसील और गांव में भी 18 घंटे बिजली मिलेगी। साथ ही 100 दिनों में बिजली के 5 लाख नए कनेक्शन देने का आदेश भी जारी किया गया। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। किसानों की कर्ज माफी से लेकर एंटी रोमियो दल तक योगी सरकार का एक्शन भी जारी है और बूचड़खानों से लेकर हिंदू राष्ट्र तक विवादों का सिलसिला भी। और इन सब के बीच योगी सरकार पर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। बिना असेसमेंट किए हुए कहीं नहीं बताया कि इतना बाकी था, हम आपके तो हवाबाजी किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और बेरोजगारी से लेकर खस्ता हाल उद्योगों तक उत्तर प्रदेश जिस कदर बेहाल है, क्या ऐसे में योगी के लिए उत्तम प्रदेश का सपना साकार करना आसान होगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज इसी विषय पर होगा निर्णायक और जोरदार आर पार। लेकिन योगी के नायक अवतार का विश्लेषण सुनिए। बिना कैबिनेट बैठक के ही कई बड़े फैसले लिए। रात के 1 बजे तक बैठक करते हैं योगी आदित्यनाथ। मंत्रियों अधिकारियों को 16 से 18 घंटे काम करने का सख्त निर्देश है और यह भी कह दिया गया है कि अगर नहीं कर सकते काम तो अपना रास्ता नाप लीजिए या मत रुको। मंत्रियों अधिकारियों को जो निर्देश दिया है उस पर अडिग है योगी आदित्यनाथ। योगी के ताबड़तोड़ फैसलों की देश भर में चर्चा है। आप चर्चा तो सुन ही रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर योगा सेशन तक और उसके अलावा बूचड़खानों से लेकर तमाम बाकी मुद्दों तक। आज आर पार में इस पे हम चर्चा करेंगे और बहुत जोरदार पैनल आज हमने रखा है। कम मेहमान रखे हैं लेकिन जोरदार रखे हैं, धारदार रखे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। पीएल पुनिया है सांसद कांग्रेस पार्टी के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। सुनील यादव है नेता समाजवादी पार्टी के। सौम्या टंडन है, आप इनको पहचानते होंगे, वो मेरे साथ जुड़ेंगी, अभिनेत्री है बॉलीवुड की और साथ ही साथ टीवी एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी टीवी एक्ट्रेस है, बहुत फेमस है और उत्तर प्रदेश से उनका गहरा नाता है। आज इन तमाम पैनलिस्ट के साथ हम करेंगे आर पार। मैं सीधा रुख करता हूं सुनील यादव आपका और बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। ये नायक अवतार में एक्शन भी है, थोड़ा ड्रामा भी है और साथ ही साथ विपक्ष के लिए ट्रेजेडी भी है। क्या कहना चाहते हैं सुनील यादव? पहला सवाल आपसे। चलिए, ड्रामा आपने कह दिया तो आपको वाली बात मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं केवल ये कह सकता हूं कि जो मैराथन चल रही है रातों दिन बैठ करके अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, आखिर इस पर भी बहस होनी चाहिए कि उस मैराथन में क्या निकल के आ रहा है। मैराथन में वही निकल के आया कि जो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देखा था, उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने का। ये अच्छी बात भी है, अच्छी परंपरा है कि आप काम बंद नहीं कर रहे हैं, उन्हीं कामों को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन क्या खुश है मतलब आप? पार्टी या हमारे नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूं और इसलिए खुश हूं क्योंकि जो उत्तम प्रदेश बनाने का फार्मूला है ये माननीय अखिलेश यादव का फार्मूला है और उसी फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी उसी फार्मूले पर चल रहे हैं। अगर उस पर नहीं चल रहे हैं तो फिर दूसरा फार्मूला बता दें कि ये उत्तम प्रदेश कैसे बनाना चाहते हैं। इन्होंने बिजली देने की जो बात की है वो वही बिजली की व्यवस्था क्योंकि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने की है। मतलब आप कह रहे हैं बिजली की व्यवस्था में कोई खामी नहीं थी। जो प्रधानमंत्री कहते थे दिवाली पे बिजली नहीं आती और ईद पे आ जाती है, अलग मापदंड है जिसका कुछ प्रमाण भी सामने आए, आप उनको गलत मानते हैं। अब ये हो रहा है कि नवरात्र में 24 घंटे बिजली रहेगी, गांव में 18 घंटे बिजली मिलेगी। ये एक गलत बात है। ठीक है, मैं अब आप सुनील यादव आपने अपनी बात कह ली, मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आधी रात को बड़े फैसले, 18 घंटे बिजली गांव में और 24 घंटे बिजली शहर में,
लेकिन आपके सामने यादव साहब है कि वो कह रहे हैं ड्रामा करना अच्छी बात है, करते रहिए ड्रामा, मैं उस शब्द पे कुछ बोलता ही नहीं हूं। वैसे तो चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि कौन ड्रामा कर रहा था और कौन यथार्थ, किसका काम कितना बोल रहा था, वो अब मुझे लगता है चुनाव समाप्त हो गया है तो हम लोगों को उस परिधि से बाहर आ जाना चाहिए। देखिए, योगी जी की सरकार बनने के बाद अगर आप देखें तो कोई भी सरकार अच्छा कार्य और लंबे समय तक अच्छा कार्य करके किसी भी प्रदेश का भला तब कर सकती है उसमें 3 गुण हो। एक, सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए, यानी सरकार का अनुशासन बहुत प्रभावी होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। आपको दिखाई पड़ रहा है सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही सड़कों पर गुंडागर्दी बंद हो गई, यहां तक लड़कियों से छेड़खानी बंद हो गई, बाहुबली लोग जाकर अपने अपने बिलों में घुस गए, ये सबको सामने दिखाई पड़ा। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? कल्याणकारी राज्य, संवेदना होनी चाहिए। किसानों का कर्जा माफ करना हो या हर गांव को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने की बात। पहली कैबिनेट में सरकार ने लघु और सीमांत किसानों का कर्जा माफ करके अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। तीसरी चीज और होनी चाहिए शासन चलाने, एक स्पष्ट विचारधारा भी होनी चाहिए, उसमें किंतु परंतु का स्कोप नहीं होना चाहिए। तो योगी जी ने स्पष्ट विचारधारा तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कह दी, हिंदू राष्ट्र की बात कही तो सीधे तौर पर बात आई कि आरएसएस का एजेंडा चलाने की कोशिश है, क्या मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है? ये सवाल खड़े हुए सुधांशु त्रिवेदी, इस पर कल आप बहस में भी मौजूद थे हमारे साथ। देखिए, मैं ये कहूंगा जी, ये जो विषय आपने कहा है जी, हिंदू शब्द संस्कृति वाचक है, राजनीति वाचक नहीं है। 1995 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उस पर भी आपको संदेह हो तो मैं पूरे अदब के साथ कहूंगा, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, पृष्ठ संख्या 74 पर हिंदुइज्म की व्याख्या पढ़ लीजिए। उन्होंने लिखा है कि इफ यू कंसीडर इट इज नैरो रिलीजियस टर्म इज एप्ट टू मिसलीड, ये वर्ड लिखा है। इट हैज टू बी कंसीडर्ड इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। देन आई गो टू सौम्या टंडन। सौम्या टंडन इज अ फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस, और क्यों वो इस डिबेट के अंदर है? क्योंकि उनका टीवी सीरियल जो आता है वो कानपुर से रिलेटेड है, वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। हालांकि वो बहुत बड़ी जो सीरियल है वो खुद बहुत बड़ा कॉमेडी सीरियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज इतने बड़े गंभीर मुद्दे पे वो बात करेंगी, लेकिन अपने अंदाज में ही बात करेंगी। मैं उनका रुख भी करूंगा। मैं सुनील यादव आपसे छोटा सा रिएक्शन लेता हूं सुधांशु त्रिवेदी की बात का, छोटा सा रिएक्शन सुनील यादव। देखिए, मैं सुधांशु जी की बात पे केवल एक बात कह सकता हूं कि सुधांशु जी, आपकी पार्टी पहले भी झूठ बोल रही थी, अब भी झूठ बोल रही। मेरा केवल एक सवाल है, आपने कहा कि व्यवस्था होनी चाहिए, तो आप स्वीकार करिए ना कि पिछली सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने बिजली की व्यवस्था की है, इसलिए आप 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, इसलिए गांव में आप 18 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं। आप कानून व्यवस्था की अगर बात कर रहे हैं तो डायल 100, अच्छी आधुनिक गाड़ियां, पुलिस को अच्छी। अरे जनाब, आपने इतना बढ़िया काम करा होता तो 50 से नीचे कैसे आंकड़ा आ जाता? आपकी रिपोर्ट कार्ड का आकलन तो हो गया ना। अगर योगी आदित्यनाथ और मोदी, नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट का आकलन कर रहा होगा तो 2019 में होगा, फिर 2022 में होगा। हमारे काम से सहमत नहीं तो आप फॉलो क्यों कर रहे हैं? 2 वाक्य कहूंगा। फॉलो क्यों कर रहे हैं आप? उनको कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? देखिए, 2 वाक्य सिर्फ कहूंगा। आपकी सरकार में मुजफ्फरनगर के भयानक दंगे से लेके जवाहर बाग की अराजकता तक 1 दर्जन पुलिस वालों की हत्या, 100 से अधिक पुलिस वालों के ऊपर हमले, क्या इसके बाद कोई किंतु परंतु? और जो आपने काम कितना अच्छा चल रहा था कि 1090 जो महिलाओं की रक्षा के लिए बनाई गई आपको 90, उसमें लड़कियों के नंबर लेके बेच दिए गए। ठीक है, बताइए, ऐसी चीज हुई थी और आप कह रहे हैं वही काम यादव जी ने काम किया, उनको हम नहीं छुएंगे। जी चलिए, अब मैं रुख करता हूं सौम्या टंडन का रुख करता हूं। सौम्या टंडन, स्वागत है आपका। और क्योंकि हम प्रोग्राम योगी आदित्यनाथ पे कर रहे हैं और आपका सीरियल जो है, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो सीरियल है भाभी जी घर पे हैं, जिसमें आप भाभी जी बनती हैं, वो कानपुर से निर्धारित होता है। और मुझे ध्यान में आता है उसमें एक पुलिस वाला भी है जो बहुत रिश्वत लेता है, हालांकि वो व्यंग के तौर पर है। लेकिन क्योंकि हम इस पूरे प्रोग्राम को नायक फिल्म से जोड़ रहे हैं, जो इस समय हम डिबेट कर रहे हैं, नायक फिल्म में एक सीन आता है और उत्तर प्रदेश की वास्तविकता भी है, कुछ हद तक वास्तविकता भी है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना कितना सही है और कितना गलत है आपकी राय के अंदर?
जब शुरू में हमें एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में पता चला था तो बहुत सारे इसमें डाउट्स थे और बहुत सारे संदेह थे, क्योंकि लग रहा था कि क्या ये मॉरल पुलिसिंग हो रही है इनोसेंट लोगों को परेशान करने की। तो उस डाउट को क्लियर किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा एक ब्लूप्रिंट दिया जाएगा पुलिस वालों को, जिसके तहत एम सिर्फ यही रहेगा कि जो ईव टीजर्स हैं और जो मॉलेस्ट करने वाले लोग हैं लड़कियों को, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जाएगा और इनोसेंट लोगों पर टारगेट नहीं किया जाएगा। और जहां बहुत सारे जो मेरे रिलेटिव्स हैं उत्तर प्रदेश में, हम उनसे बात करते हैं तो वो एक्चुअली अब कहते हैं कि ये जो मुहिम छेड़ी गई है ये काफी सराहनीय है, और जो इसको लेकर कंफ्यूजन पुलिस वालों के दिमाग में भी थी वो भी अब काफी हद तक क्लियर कर दी गई है। अच्छा। तो इस मामले में मैं एक्चुअली कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी हमारे चीफ मिनिस्टर को। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगी। बीइंग अ वुमन, एक औरत होते हुए, एक वर्किंग वुमन होते हुए, मेरे दिल में हमेशा ये संदेह था कि मुझे याद है कि एक बार एक आर्टिकल था मातृशक्ति भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जो हमारे सीएम ने लिखा था, और उन्होंने उसमें कहा था औरतों के बारे में कि औरतों को फ्रीडम की जरूरत नहीं है, औरतों को प्रोटेक्शन और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। मैं ये मानती हूँ कि डेफिनेटली औरतों को सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन औरतों को उतनी फ्रीडम की भी जरूरत है, क्योंकि सड़क पर जो आदमी थैला ली हुई औरत को या बैग या पर्स ली हुई औरत को छेड़ रहा है, उसको रोकने के लिए आपने पुलिस वाला खड़ा कर दिया, उसके लिए सल्यूट। लेकिन उसकी मानसिकता भी बदलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्यों छेड़ रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में ये सोच है कि औरत की जगह सिर्फ घर में है। अगर उस सोच को नहीं बदला जाएगा तो ये जो पूरी मुहिम है औरतों को प्रोटेक्ट करने की, ये हमारी 50% ही अचीव होगी। तो मैं 50% इस बात पे सल्यूट करना चाहूंगी कि आपने कहा था, वादा किया था कि हम विमेन सिक्योरिटी के लिए कुछ करेंगे, और आप कर रहे हैं। आई होप कि आपने जो मुहिम छेड़ी है वो रिजल्ट लाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर की सोच क्या है, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसा भी कहा है कि कैसे लगी? मैं पलट के आपसे एक सवाल पूछता हूं। हमारे इंडिया में काम करेंगी तो फैमिली बैलेंस खराब हो जाएगा। क्या वो ये सोच अभी भी रखते हैं? मैं एज अ गर्ल और एक औरत पूछना चाहूंगी उनसे कि उनकी अब इस बारे में क्या सोच है। जी बिल्कुल, आपका सवाल लाजमी है। सुधांशु त्रिवेदी इस बात का जवाब देंगे। लेकिन अभी तक आपको योगी आदित्यनाथ की सोच कैसी लगी? लगभग 18 दिन हो गए उनको सीएम बने हुए, वो पूरे एक्शन में है। वो 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, औरतों की सुरक्षा करना चाहते हैं, पढ़ाई को सस्ता करना चाहते हैं। एजेंडा आपको कैसा लगा योगी आदित्यनाथ का अभी तक का? और हिंदू राष्ट्र की बात भी उन्होंने कर डाली है इसी बीच के अंदर, 18 दिनों के अंदर, अपने पहले इंटरव्यू के अंदर। जी बिल्कुल, जहां तक अभी तक जी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो कोशिश है वो बहुत सिंसियर लगती है मुझे। मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर होने की इतना ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने 2 डेप्यूटी सीएम रखे, क्योंकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा अनुभव है। जिस तरह से उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो मुहिम तैनात की है, जिन्होंने कहा है कि गुटखा बंद कर दीजिए उसमें, और सेक्रेटेरिएट में सभी लोग 9 बजे आने चाहिए। तो इस तरह की जो चेंजेस और चीजें हम सुन रहे हैं डेफिनेटली बहुत सराहनीय है, और उसका जो इंटेंशन और सिंसियरिटी लगती है, आई थिंक वी शुड गिव हिम टाइम। और डेफिनेटली देखने लायक होगा कि वो अगर वो इतनी बढ़िया प्रशासन अगर वो प्रॉमिस कर रहे हैं और अगर उसकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो डेफिनेटली आई मीन आई एम होपफुल। You made your point. Okay, Dr. Sudhanshu Trivedi, senior BJP leader, spokesperson and political advisor to Rajnath Singh, Home Minister, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत सीधा सवाल है। योगी आदित्यनाथ साहब ने जो लेख लिखा जिसकी बात सौम्या टंडन कर रही है, उस लेख की परिभाषा क्या है, उसका अभिप्राय क्या है? हमारे व्यूअर्स को भी समझाइए जिस लेख की वो बात कर रही है, और मंशा क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है वो? देखिए, महिलाओं को जो प्रोटेक्शन में रखने की बात है, वो गुलामी के एक लंबे कालखंड के चलते हुए एक परिस्थितियां हुई जिसके कारण से ये हुआ। अन्यथा भारत और भारतीय संस्कृति में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, पूरा यूरोप की हिस्ट्री उठा लीजिए और भारत की हिस्ट्री उठा लीजिए, बताइए कित्तूर की रानी चन्नम्मा, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, उदा देवी, कितनी हुई मिडिवल एज में यूरोप में? छोड़ दीजिए। ओरिजिनल वैदिक टेक्स्ट पे कमेंट करने वाली विद्वान महिलाएं, अपाला, लोपमुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, कहीं नहीं हुई, सिर्फ यहां हुई। अब मैं कहता हूं, आज जो समस्या जानते हैं कहां पे, क्यों प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? जितने भी महिलाओं के साथ
डॉक्टर त्रिवेदी, फ्रीडम देने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं, फ्रीडम हमारे हमेशा थी। मैंने बोला बौद्धिक फ्रीडम भी थी, पॉलिटिकल फ्रीडम भी थी। अब मैं एक और बात कहता हूं, सुनिए, आज समस्या कहां थी? जितनी भी ये बड़ी बलात्कार की घटनाएं, उनमें दो चीजें कॉमन आई हैं। उस व्यक्ति की विकृत मानसिकता और 99% केस में भयंकर नशे। पर ये तो सौम्य टंडन फ्रीडम की बात कर रही है, सौम्य टंडन फ्रीडम की बात कर रही है। मैं उसी की बात कह रहा हूं, सुनिए तो। ये जो समस्या है, ये उस विचारधारा के कारण नहीं है, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन के कारण विकृत होती है मानसिकता के कारण। जी, मैं अंतराल लेता हूं। क्या सीएम योगी नायक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? पिछले 18 दिनों में जो एक्शन दिखाया है, क्या 5 साल वो एक्शन जगमगा पाएगा, नहीं जगमगा पाएगा? ये कुछ बड़े सवाल हैं, ये कुछ ज्वलंत सवाल हैं आज आर पार में। इन्हीं तमाम सवालों को उठाया जाएगा, क्योंकि हम तो सवाल उठाते हैं, आर पार में उठाते हैं, डंके की चोट पे उठाते हैं, बिना झिझक उठाते हैं। और ब्रेक के बाद अगला दौर बेहद जबरदस्त होने वाला है आर पार का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और आर पार में बेहद जबरदस्त पैनल है और बेहद जबरदस्त टॉपिक है और बेहद जबरदस्त डिबेट है। मेरे साथ पीएल पुनिया जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है, सांसद है। और मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुनील यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और पुनिया साहब, मैं आपके पास आता हूं इस दौर के अंदर, और ब्रेक से पहले बहुत सी बातें हो रही थी। सौम्य टंडन भी मेरे साथ हैं, अभिनेत्री है, और उनका सीरियल बहुत फेमस है जिसके लिए वो जानी जाती हैं, कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। पुनिया साहब, योगी आदित्यनाथ पे बात हो रही है, उनके ताबड़तोड़ फैसलों पे बात हो रही है, उनके हिंदू राष्ट्र पे बात हो रही है, और बात हो रही है आधी रात में वो मीटिंग करते हैं और ताबड़तोड़ फैसले कर देते हैं। क्या आपको लगता है नायक फिल्म की तरह योगी आदित्यनाथ ऐसे ही काम करते रहे तो अगले 5 साल में नायक बन जाएंगे? अभी तो जल्दबाजी होगा। देखिए अमीश जी, सबसे पहले माफ़ी चाहता हूं, मैं कुछ विलंब हुआ आपके स्टूडियो तक पहुंचने में, रास्ते में जो ट्रैफिक जैम की वजह से, और मुझे आपकी रिपोर्ट और हमारे योग्य साथी पैनल पे हैं उनकी बातें मैं नहीं सुन पाया। तो उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को बने हुए लगभग 2 हफ्ते हुए हैं, और इस बीच में अनेक मीटिंगें हुई हैं, एक कैबिनेट मीटिंग भी हुई है जी। किसानों का कर्ज भी माफ़ हुआ है। हालांकि जो उम्मीदें थी कि 92,000 करोड़ रुपया माफ़ होगा, उसके बजाय कम माफ़ हुआ है, वो अपेक्षाएं उन पे थी। और बाकी भी अभी तो मीटिंग है, फैसले हैं, लेकिन वो धरती पे भी अगर इसी तरह से उतर जाएं तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा। और यही लोग उम्मीद करते हैं, जहां पर आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात, मैं तो इस बात में विश्वास करता हूं कि राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जिसमें भाईचारा हो, जिसमें बंधुत्व तो हो। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ भाईचारे के खिलाफ है? आपको लगता है बीजेपी की सरकार भाईचारे के खिलाफ है? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और हम ये चाहते हैं कि राष्ट्र वही हो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके अनुरूप, उसके सिद्धांत उसके अनुरूप हो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर नकार के कोई दूसरा मनुवाद या उस तरह के राष्ट्र को स्थापित करना चाहते हैं, तो वो उसका खुलासा और विस्तार से विवरण देना होगा, और उसके बाद में ही टिप्पणी करना मुनासिब होगा। मैंने अपना बताया कि हम वो चाहते हैं जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके अनुरूप राष्ट्र बने और उसी के हिसाब से देश की व्यवस्था चले। जी, ब्रेक से पहले सौम्या टंडन कुछ कह रही थी, उस पर भी आप सुधांशु त्रिवेदी अपनी क्लैरिफिकेशन दीजिए। महिलाओं को फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ ने अपने लेख में लिखा था, जिसकी बात और जिसका जिक्र सौम्या कर रही थी। नहीं, हम लोगों का बहुत स्पष्ट मानना है कि महिलाओं को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, पूरी क्षमता ही नहीं, सहभागिता मिलनी चाहिए। लेख में लिखा उन्हें फ्रीडम, महिला को फ्रीडम नहीं, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, जो परिस्थितियां, साहब मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में जो हालात थे पिछले 5 सालों में, तो किसी भी माँ बाप से पूछ लीजिए कि वो अपनी लड़की के बारे में क्या सोचते थे। प्रोटेक्शन ही सोचते थे, उसको ये फ्रीडम ही नहीं था कि अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकल सके। तो उन परिस्थितियों के सापेक्ष में संभवतः उन्होंने ये बात लिखी होगी, क्योंकि कोई भी लेख, आर्टिकल परिस्थिति सापेक्ष होता है। दूसरी बात जो अभी पुनिया साहब ने कही डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में, तो मैं पुनिया साहब को याद दिलाना चाहता हूं, संविधान सभा की प्रोसीडिंग में रिकॉर्डेड है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और आपकी सरकार जब आई तो तीसरी भाषा में नहीं रखा, हटा दिया। अब बताइए कौन डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों के ऊपर चल रहा है? दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर का यह संघर्ष था
कि समाज के दलित वंचित पिछड़े लोगों का पहला हक होना चाहिए। हमने मुद्रा योजना से लेके स्किल इंडिया तक ये कहा, हर बैंक को निर्देश दिया कि जितने एंटरप्रेन्योर है उसमें कम से कम एक एससी, एक एसटी और एक महिला जरूर होनी चाहिए। और इनकी सरकार आगे बढ़ रहे हैं। नहीं सुनिए तो मैं जवाब दे रहा हूं। जी, जी। इनकी सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि दलित का, एससी का, एसटी का, वुमेन का पहला अधिकार होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल ऐसा विज्ञान भवन में कहा था उन्होंने। ऐसा नहीं बात की, नहीं ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा था कि मैं तो मोदी जी के आदर्शों और सपनों के अनुसार उत्तर प्रदेश को चलाना चाहता हूं। सुधांशु जी, बात ये हो रही है कि किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के माध्यम से व्यवस्था दी है उसके अनुरूप राष्ट्र बनना चाहिए। तो वही तो कह रहा हूं। कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? पहला हक पुनिया साहब किसका होना चाहिए? खुलासा कर दें, दलित उसका खुलासा आदिवासी का, आप तो या उस एक व्यवस्था को ले जाना, मेरी बात सुन लीजिए ना। आप तो उस व्यवस्था को ले जाना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ना चाहते थे, शुरू से विद्यालय में संस्कृत, लेकिन आपके जो व्यवस्था लाना चाहते हैं उस व्यवस्था में कहा गया आप दलित हैं, आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते। आप क्या वो व्यवस्था लाना चाहते हैं या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी अनुभवों के बाद अब बाबा भीमराव अंबेडकर पर डिबेट नहीं है, योगी आदित्यनाथ पर डिबेट है। विषय पर वापस आना चाहिए। विषय पे एक वाक्य बहुत जरूरी है बोलना। देखिए जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है ना पुनिया साहब, मैं ईमानदारी से कहता हूं, संस्कृत के हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े महाकाव्य, रामायण जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महाभारत जिसके रचयिता महर्षि वेदव्यास, दोनों आज की परिभाषा के अनुसार दलित थे। तो ये जो बातें हैं कॉलोनियल माइंडसेट में फैलाई गई हैं और इसे अब आजादी के बाद छोड़ देना चाहिए। जी जी, सुनील यादव मैं आपकी बात आऊंगा। सौम्य टंडन सामने है, तथ्य सामने है। जी जी, तथ्यों को बुलाया नहीं जा सकता। तथ्य सामने है, लेकिन तथ्य कुछ और भी सामने है। तथ्य ये सामने है कि योगी आदित्यनाथ योगा और नमाज को साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष इस पर विवाद कर देता है, प्रहार कर देता है। सौम्य टंडन, मैं आपसे पूछता हूं, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आप एक एक्ट्रेस हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, भूल जाइए इस बात को। अगर आपके सामने कोई ये कहे योगा और नमाज को लेकर कि दोनों की पद्धति तो एक ही जैसी है, दोनों में बैठना होता है, दोनों में खड़ा होना होता है, तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कम्युनलिज्म हो रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पेच कोई घुमाया जा रहा है। क्या लगता है आपको सरसरी तौर पर सौम्य टंडन? नहीं, ये तो मुद्दा ही नहीं है, कोई इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी विज्ञान को अगर आप रिलीजन में लपेट लें और फिर उसके आप साइड लेने लग जाएं, तो ये तो फिर हम कहेंगे कि हम अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, हम तो इवॉल्व्ड नेशन ही नहीं है। अगर आप ये कहें कि किसी कम्युनिटी ने या किसी कम्युनिटी के सभ्यता में अगर कोई वैज्ञानिक तरीके से डेवलप कोई शैली है, तो क्या आप उसको इसीलिए नहीं अपनाएंगे क्योंकि वो एक रिलीजन की है? अब मतलब ये तो एवोल्यूशन, कौन सी इवॉल्व्ड सोसाइटी का सोच है ये? मतलब मुझे तो शर्म आ रही है कि ये मुद्दा भी है, ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। अब कि योगा को आप रिलीजन से एसोसिएट कर रहे हैं, ये मुद्दा ही नहीं है। मैं अब आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। योगा तो एक साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सरसाइज है। अब योगा को स्कूल में करवाना चाहते हैं, स्कूल के पाठ्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शामिल करवाने की बात कर रहे हैं, और लगभग उन्होंने आदेश दे दिए और ये शुरू हो जाएगा। और वहां पर योगा स्कूलों में शुरू होगा, उधर दूसरी तरफ विवाद शुरू हो गया है। क्या ये भगवा एजेंडा है? क्या आपको योगा को स्कूल में के पाठ्यक्रम में लगाना भगवा एजेंडा दिखाई देता है, यानी आरएसएस का एजेंडा दिखाई देता है आपकी राय के अंदर सौम्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं आयुर्वेद फॉलो करती हूं और अगर मैं ये कहूं कि वो मुस्लिम्स का साइंस है और इसीलिए मैं उसे फॉलो नहीं करूंगी, तो मैं तो मूर्ख हुई। मैं जिस कम्युनिटी और जिस रिलीजन से और जिस देश से मुझे अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, मैं उसे इम्बाइब करूंगी। यही तो एवोल्यूशन का साइन है। अगर मुझे आपकी संस्कृति से कुछ सीखने को मिलेगा या अगर आपके रिलीजन से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं सबसे पहले आकर आपसे सीखूंगी। तो ये तो मानना कि योगा जो है वो हिंदुइज्म से अगर आप रिलेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत पिछड़ी हुई सोच है।
जब वेस्ट योगा को अपना रहा है, सारी दुनिया योगा को अपना रही है, वो इसीलिए नहीं अपना रही है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या ये रिलीजन की है, वो इसीलिए अपना रही है क्योंकि एज अ शैली, एज अ साइंस उसमें महत्व है, उसमें उसके बेनिफिट्स हैं। राइट जी, मैं अब सुनील यादव आपका रुख करता हूं। आप सूर्य नमस्कार और नमाज में पॉलिटिक्स ढूंढ लेते हैं, योगा अगर स्कूल में पाठ्यक्रम में शामिल हो तो आपके नेता कह देते हैं भगवाकरण की शुरुआत, आरएसएस का एजेंडा फॉलो। ये बाइट आती है। दो जवाब सुनील यादव। अब थर्ड पार्टी का आपने रिएक्शन सुना है। मैं केवल अब आप सौम्या टंडन के सामने बदल जाए तो बात अलग है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। मैंने योगा को लेके कहा है कि योगा इस देश की संस्कृति और सभ्यता है और इस देश में, देश के डीएनए में योगा है। लेकिन योगा की आड़ में आप राजनीति मत करें। योगा के आड़ में कौन कर रहा है योगा की आड़ में राजनीति? अभी जहां तक कौन कर रहा है योगा की आड़ में राजनीति? मैं कह रहा हूं ना, मुझे बोल लेने दीजिए। आपसे मैं केवल अवनीश जी 1 मिनट लूंगा कि मुझे बोल लेने दीजिए। 30 सेकंड लीजिए। जहां तक अभी एक लेख की बात हुई थी, ये सच है। अब आप जानती कि नहीं जानती आरएसएस की कार्य पद्धति, ये सच है कि आरएसएस ने कभी भी महिलाओं को स्वतंत्रता की बात नहीं की, हमेशा महिलाओं के खिलाफ रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अभी हिमांशु जी बैठे हैं, ये बताएंगे, ये नहीं ये बताएंगे। और मैं कह रहा हूं, मैं लिखा पढ़ी मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, ये भी बताएंगे। जहां तक दूसरी बात है, ये एडवाइजर हैं माननीय राजनाथ सिंह जी के। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री हुए थे तो लोगों ने उनको एक बार घोषणा मंत्री कह दिया था। मैं नहीं चाहता हूं कि 22 दिन की सरकार में 200 घोषणाएं आदित्यनाथ जी ने कर दी हैं। कल अगर कोई दूसरे प्रदेश का आदमी ये कहे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ नहीं है, घोषणानाथ जी हैं, तो हम लोगों को भी बुरा लगेगा। आपने अपने 18 दिन में अपना जामा पहना दिया, शुरुआत आपने करी, हम तो खुश हैं बहुत। अंत में आप अपनी राजनीति को ले आए, आपने कान को पकड़ा, यहां से नहीं घुमाकर पकड़ने की कोशिश करी। हमारी सुन लीजिए। ओके, घोषणानाथ समाजवादी पार्टी का नया नाम योगी आदित्यनाथ के लिए। घोषणानाथ जवाब। घोषणा मुख्यमंत्री थे, घोषणा मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। हम लोगों को भी बुरा लगेगा। ठीक है, जवाब। देखिए, डिबेट है, सरल ढंग से करे तो बेहतर है। जवाब सुने 33 सेकंड में सुधांशु त्रिवेदी। फिर जो लोग दावा करते थे, आपके पास जो लोग दावा करते थे कि काम बोलता है, उनके काम ने उनका, उनकी सरकार का, उनकी पार्टी का और उनके परिवार का काम तमाम कर दिया। ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या है, कोई किंतु परंतु नहीं। जहां तक राजनाथ सिंह जी का सवाल है तो उनके कार्यकाल को आज भी याद किया जाता है उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा। और जिस प्रकार की सरकार चली, बाद में मायावती जी, मुलायम सिंह जी, दोनों लोग 4 सीटेड रहे, वो सारी बातें सबको पता है। और एक वो समय था जब सरकार में पारदर्शिता, स्वच्छता, भ्रष्टाचार था। विपक्ष तो आरोप लगाएगा। और योगी जी के आने के बाद अब ये बताइए, आने के साथ 30,000 करोड़, 36,000 समथिंग करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया गया। इसमें आपको घोषणा लगती है? तो एग्जीक्यूशन हो गया, पर कर दिया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड की बात आई और सड़कों के ऊपर आप देखिए शांति हो गई, छेड़खानी बंद हो गई। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु। सुनील यादव रिएक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे तकलीफ है कोई मेरे मुख्यमंत्री को घोषणा मुख्यमंत्री ना कहे। नहीं, सपा की सरकार में सपा के विधायक और मंत्री थानों में जाते थे कि अपराधियों को छोड़ दिया जाए। हमारे मुख्यमंत्री थाने में गए ये सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को पकड़ा जाए। पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति कल कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में घोषणा मंत्री हैं तो हमें तकलीफ होगी। अरे भाई, कहां से आप घोषणा मंत्री की बात कर रहे हैं हिमांशु जी? मैं तो कह रहा हूं वो ये बताइए, पूछ लिया आपने बात। अब आप अखिलेश जी को छोड़िए, आपके तो मंत्री, सांसद, विधायक आजम खां पुलिस वालों को फोन करते थे, छोड़ दीजिए। आप माननीय अखिलेश यादव जी की योजनाओं को क्यों फॉलो कर रहे हैं? आप बंद कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता। देखिए, आप इस पैराडॉक्स से बाहर आ और जहां तक सवाल, एक तरफ आप कहते हैं कि अखिलेश जी की योजनाएं हैं, हिंदू यदि ये मानिए तो स्वागत करिए, फिर दूसरी तरफ आलोचना मत करिए। आलोचना करिए तो ये मत कहिए कि अखिलेश जी की योजना आलोचना नहीं, ये चिदवी मेरी पटवी मेरी नहीं चल सकता। स्वागत किया कि माननीय अखिलेश यादव जी की योजनाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी परंपरा, ये मैंने कहा। जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है तो मैं केवल एक सवाल कर रहा हूं, आप उसका जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है पूरा देश सुन रहा है। आप जब चुनाव लड़ते हैं आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हम भी चाहते हैं
हम केवल आपसे ये जानना चाहते ठीक है, हैं ठीक है, ठीक हिंदू है। की परिभाषा क्या है जी, हिंदू राष्ट्र पे बात हुई, हिंदू राष्ट्र पे बात हुई। यादव साहब, मेरा निवेदन है, देखिए बहस का समय रखे। अब बिल्कुल सौम्य टंडन की बात जाना, अब आपने अपनी बात कह दी। यादव साहब, सुनील यादव, यू मेड योर पॉइंट। आप केवल इतना बता दीजिए। मैं तमाम आपके जवाब ले लूंगा, एक अंतराल के बाद ले लूंगा, लेकिन सौम्य टंडन, देखिए राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन आप एक प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है, उसका नाम है हप्पू सिंह, जो मेरे पास जानकारी है, और वो थोड़ा करप्ट है। हालांकि वो नाटक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के थानों में भी कुछ ऐसा हाल था, ऐसा योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी कहती है, लगातार कहती आई है कि वहां पर एक परिवार का वर्चस्व चलता था, एक जाति का वर्चस्व चलता था। क्या असलियत में पुलिस को ट्रांसपेरेंट के साथ साथ ईमानदार होना तो जरूरी है, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाना भी जरूरी है? जी बिल्कुल, ये एक सटायर है, सैटारिकल कैरेक्टर है हमारे शो में, और ये बहुत सारे ऐसे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर व्यंग किया गया है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी की आड़ में, अपनी वर्दी की आड़ में पैसे वसूलते हैं लोगों से। तो डेफिनेटली ये हमारी सोसाइटी का एक मिरर है, एक आईना दिखा रहा है। और जैसा एक बात मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो केसेस ऑफ विमेन रिपोर्टिंग टू पुलिस है वो सबसे ज़्यादा कम है। इसका कारण ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट विमेन सबसे ज़्यादा कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लड़कियां इतना डरती हैं पुलिस के पास जाने में, क्योंकि उनको डर लगता है, शर्म आती है, उनको लगता है कि उनका मखौल उड़ाया जाएगा, उनको डर लगता है कि शायद उनके पेरेंट्स को जब ये पता चलेगा, जब पड़ोसियों को पता चलेगा कि ऐसा कुछ उनके साथ हुआ, तो शायद उनकी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी या उनका मखौल उड़ाया जाएगा, उनकी बेइज्जती होगी, पुलिस उनको सपोर्ट नहीं करेगी। ये कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें कि वो जाकर अपने अगेंस्ट जो क्राइम हुआ है इसे रिपोर्ट कर सकें। ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। और इसके ऊपर सौम्य मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो गया है, इस पर मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोले हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर? कुछ बड़ी बात बोले हैं। और जब योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर स्वामी मिले थे तो राम मंदिर को लेकर उनके बीच में क्या बात हुई थी, हमने निकाल डाला है। ब्रेक के बाद सुना। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, पीएल पुनिया, कांग्रेस के सांसद सुनील यादव, नेता समाजवादी पार्टी के, सौम्या टंडन अभिनेत्री जुड़े हुए हैं। लेकिन अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और योगी आदित्यनाथ के बीच में क्या हुई थी बात? जब लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग से पहले 5 बजे कैबिनेट मीटिंग थी, 4:30 बजे ये दोनों मिले थे। राम मंदिर को लेकर क्या बात हुई थी, बाकी मुद्दों पर क्या बात हुई थी, एक्सक्लूसिव बातचीत, लाइव बातचीत आप देखिए। योगी आदित्यनाथ उत्तम प्रदेश बनाएंगे, और योगी आदित्यनाथ या फिर कहें तो उत्तर प्रदेश के नायक होंगे, कितना विश्वास है? क्योंकि विपक्ष कहता है ये हिंदुत्व का एजेंडा चलाएंगे, आरएसएस की पॉलिसीज फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मीट बंदी करेंगे, शराब बंदी करेंगे, इसके अलावा इनका एजेंडा कुछ नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है इनके पास। वो तो विश्वास जो विपक्ष हैं उनका तो प्रार्थना ये है कि हम यही करें और कुछ नहीं करें। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे यूपी में, जो पिछले 40 साल से नहीं हुई है। और दूसरा है वो विकास के लिए जो कार्यक्रम बना रहे हैं, वो मैं उसके बारे में कुछ रूपरेखा जानता हूँ। उसके अनुसार मुझे लगता है कि बेरोजगारी मिटाने में बड़ी सफल होंगे। क्या रूपरेखा? अगर अभी नहीं बता सकता, वो उन्हीं को बताना होगा, मैं उनके तरफ से नहीं बोल सकता। मैं जानता हूँ वो क्या कर रहे हैं, कुछ दिशा में सोच रहे हैं। और ये बता दीजिए योगी आदित्यनाथ की प्रायोरिटीज क्या रहेंगी आपके अकॉर्डिंगली? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माने ये 4-5 चीज़ें करनी है, और जो सबसे आसान है वो पहले करनी है, यही है। सबसे आसान है कि जो जहाँ गौ मांस की पैदा हो रही है उसको बंद कर दो, उस फैक्ट्री को, वो सबसे आसान है, तो पहले कर दिया। अवैध बूचर खाने तो बंद हो ही रहे हैं। हाँ तो ये वो आसान है। लेकिन उस पर आरोप लग रहा है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि इस देश में 10 बड़े मीट कार्रवाई हिंदू हैं। आरोप लगाने 1000 वाले हैं, कोई सबूत दें। क्या योगी आदित्यनाथ के, अगर मैं आपसे ये पूछूं, योगी आदित्यनाथ के दिल में क्या है? वो तो चाहते हैं कि मंदिर बने, वो चाहते हैं मंदिर, नेचुरली।
और किस किस मुद्दे पे बात हुई डॉक्टर स्वामी की? मैंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में कई जगहों में हिंदू नामों को बदल दिया गया था ज़बरदस्ती, उसको दोबारा स्थापित करनी चाहिए। जैसे लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी था, इलाहाबाद का पुरानी नाम प्रयाग था, और कई ऐसे नाम दिए गए हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे गाज़ियाबाद, ये गाज़ी किसका है? हाँ, तो ऐसे नामों को भी बदलना चाहिए। सब हिंदू नाम होने चाहिए आपके अनुसार? नहीं जी, ये पहले हिंदू नाम थे, अब ये बदले गए थे, तो दोबारा से आपको लगता है नाम बदलने से विकास हो जाएगा? नहीं, कुछ मैंने कभी नहीं कहा ये तो आप अखबार वालों की जो हल्की बात करने की आदत है उसमें आप कहते हो। सवाल पूछना मैं यही कह रहा हूँ ना, ये भी करना है, विकास भी करना है, दोनों करना है। क्या और भगवान राम के मंदिर के ऊपर योगी आदित्यनाथ यही बोले कि बनना चाहिए भव्य मंदिर? वो तो खुलेआम बोलते हैं, मुझसे बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। पर वो कैमरा के सामने तो बोलते हैं कि कोर्ट से हल निकलेगा। हाँ, कोर्ट से हल निकलना चाहिए, हम भी चाहते हैं कोर्ट से समझौता से मुसलमान हमारी बात मान लेना चाहिए, क्योंकि असंभव है कि उनकी मस्जिद जहाँ राम लाला पैदा हुए हैं वहाँ नहीं बन, ये तो असंभव है वहाँ बन सकती है, तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं बन सकती है। तो मस्जिद होना चाहिए, और इसीलिए हमने दूसरे जगह बताई है। बार बार ये आरोप लगता रहा कि आरएसएस का एजेंडा फॉलो कर रही है बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के पीछे आरएसएस का एजेंडा है या हिंदुत्व का एजेंडा है या किसका एजेंडा है, समझाइए जरा। देखिए, निर्णय करने की जगह में मैं नहीं था, तो मुझे नहीं पता। ये जरूर मैं आपको कुछ बयान बताऊं, क्या क्या बयान आए योगी आदित्यनाथ के सीएम अनाउंसमेंट होने के बाद? मायावती ने बोला यही तो आरएसएस का एजेंडा है। ये लोग तो अधिकृत नहीं है ना, ये तो अंदर की बात नहीं जानते। अंदर की बात आप बताइए ना फिर। मैं तो था ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊंगा, परंतु मैं स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत हर्ष हुआ जब मैंने सुना, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, और उनके साथ मैंने आम सभाएं कई जगहों में एड्रेस किया है, विचार मंथन किया है, तो इसीलिए हमें तो हर्ष हुआ। लेकिन योगी आदित्यनाथ तीखी प्रतिक्रियाएं देने के लिए जाने जाते हैं। आप तो वो मीडिया वाले बोलते हैं। नहीं, मीडिया वाले नहीं भाई, ये तो कौन सी ऐसी बात कह दी? कई बारी उन्होंने भगवान राम मंदिर के ऊपर बहुत मुखर विचार रखे, कई बारी उन्होंने इस देश के मुसलमानों पर बहुत मुखर विचार रख डाले। हुआ ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको भी यूट्यूब पे आपने। मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि इस देश की साधन पहले मुसलमान का है, ये कहा कि नहीं? बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। सवाल पूछा गया, सवाल तो पूछे ना आप सवाल पूछने में, परंतु वो क्या प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, हमने कभी नहीं कहा इस बात पर। नहीं, कोई ये नहीं कह रहा योगी आदित्यनाथ तो मैं सीएम बनने के लायक नहीं, ये सवाल तो विपक्ष खड़ा कर रहा है, तो विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे नहीं देंगे? इसके लिए मैं प्रतिक्रियाओं का जवाब इसके बारे में हंसूंगा। चलिए, तो ये थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। एक्सक्लूसिव बातचीत के साथ उन्होंने बोला योगी आदित्यनाथ के दिल में राम मंदिर है। मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी और पीएल पुनिया का। पीएल पुनिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ के दिल में राम मंदिर है, इसके मायने और मतलब क्या है? बहुत सीधा सवाल आपसे मेरा, बताइए। सौम्य टंडन, फिर आपके पास आता हूं मैं। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी तरह तरह के बयान देते रहते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी कभी सीरियसली नहीं लेती। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से कहा है कि हम या तो आपसी समझौते के साथ में मंदिर बनाना चाहते हैं, और या फिर संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। तो मैं तो उसकी तरफ जाऊंगा जो आदित्यनाथ जी ने कहा है, या भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से कहा है। जो सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं उसको मैं कोई तरजीह नहीं देता। सुनील यादव, आप क्या कहते हैं? दिल में राम मंदिर है, जवाब क्या है आपका? नहीं, मैं केवल ये कह सकता हूं कि स्वामी जी ने अभी कहा कि 40 सालों तक इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसी 40 साल में राजनाथ सिंह जी बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, और कल्याण सिंह जी जैसे व्यक्ति बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि बीजेपी के भी कार्यकाल में कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहती। जहां तक बात राम की है, राम मंदिर की है, तो ये बीजेपी का हमेशा मुद्दा रहा है। आज ये हिंदुत्व पर चले गए। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप पहले हिंदुत्व की परिभाषा बता दीजिए। आप किसको हिंदू मानते हैं? अब देखिए, आप सुन लेते हैं। अब मेरे पास जवाबों का टाइम कम है। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, फिर सौम्य टंडन आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए, मैं ये कहूंगा, योगी जी ने ऐसा कब कहा कि
40 साल में सारा का सारा ऐसा था जो आप कह रहे हैं? दूसरी बात, राम मंदिर पे मैं कहता हूं, अभी जो लेटेस्ट संवैधानिक व्यवस्था है, हम बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चलना चाहते हैं। 30 सितंबर 2010 को लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये सर्वसम्मत मानना है कि केंद्रीय गुंबद के नीचे का गर्भगृह राम जन्मभूमि है, इसमें कोई संशय नहीं है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ये कहना कि दिल में राम मंदिर है। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल हमारी सबकी हार्दिक इच्छा है और भारतीय जनता पार्टी की हार्दिक इच्छा है कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। सौम्य टंडन, बिल्कुल आखिरी दौर में आपसे जानना चाहता हूं, ये पूरी बहस आपने सुनी, क्या कहना चाहती हैं? आपका लास्ट वर्ड क्या है? जी, मेरी बहुत मुक्त विचारधारा है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल में राम मंदिर है तो होना चाहिए, मेरे दिल में भी राम है। क्यों ना हम मिलजुल के हॉस्पिटल्स बनाएं, क्यों ना मिलजुल के स्कूल्स बनाएं जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जाएं। क्या जरूरत है और क्या ये जरूरी है हमारे देश के लिए, या ये जरूरी है कि हम जेन्युइनली डेवलपमेंट की बात करें जिस एजेंडा पे लोगों ने उनको वोट दिया था? और जहां तक नायक वाली बात आपने कही थी, मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत होपफुल हूं कि मैं अपने सीएम को अपना आइडियल नायक कह पाऊं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगी कि उनसे पूछना चाहूंगी कि आपने हमेशा ये कहा है कि औरत की प्रोटेक्शन जो है वो बचपन में बाप, बड़े होकर पति और बुढ़ापे में सन कर, मतलब अपना उनका बेटा करता है। तो क्या आप अब भी ये मानते हैं कि औरतों की जगह घर में ही है? अगर सौम्य टाइम ओवर हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही।